हम लोग वोटिंग से रिलेटेड कुछ बातें लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और ये 3 C's के टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो गया था, बाय पोल हो गया था, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो चुका था। हमारा एक टाइप का वोटिंग बाकी था एंड दैट वाज वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। अब व्हाट इज अ पोस्टल बैलेट? देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग मेंबर्स को फिजिकली मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं और फिजिकली मीटिंग में ना बुलाते हुए हम मेंबर्स को दे रहे हैं बैलेट पेपर्स और उनके घरों में ये पेपर, ये लेटर, ये चिट्ठी पहुंच रही है जहां पे लिखा गया है कंपनी को ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करना है। से फॉर एग्जांपल कंपनी को इशू करने हैं शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या आप फेवर में हो या क्या आप अगेंस्ट द रेजोल्यूशन हो? प्लीज हमें रिप्लाई करके वापस से ये आपके जो भी डिसीजन है वो पोस्ट बैक कीजिए। तो बेसिकली कंपनी पेपर्स सेंड करती है टू एवरी मेंबर्स जहां पे प्रपोज रेजोल्यूशन के बारे में लिखा जाता है और हमारे मेंबर हाँ या ना बोलकर इसी पेपर को वापस से कंपनी के पास पोस्ट बैक करते हैं और यही बैलेट पेपर का टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 30 डेज। 30 दिनों के अंदर मेंबर्स के रिप्लाई जो है वो कंपनी के पास पहुंच जाने चाहिए। अगर आपने 30 दिनों के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो आपका वोट जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट कंपनी जब ये पेपर्स मेंबर्स को भेजती है, इट इज अ प्रीपेड एनवलप, तो मेंबर्स को तो पैसे भी डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो भी उनका रिप्लाई है वेदर दे आर इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वो उन्होंने टिक मार्क करना है और वापस से लाल डिब्बे में डाल देना है। एनवलप इज ऑलरेडी प्रीपेड and then automatically if you are addressing it to the company it is going to reach the company and the company will consider your votes। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया था वैसे ही पोस्टल बैलेट के केस में भी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है और ये स्क्रूटनाइजर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्क्रूटनाइजर कंपनी का एम्प्लॉय है क्या उसका डिसीजन जो है वो बायस्ड हो जाएगा? हाँ, and he will be under the influence of the board of directors, which is not correct. We want a neutral, okay, a not biased decision, and that is why a scrutinizer has to be a person who is not directly related to the company, और वो employee तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यही scrutinizer जो है 2 विटनेसेस के सामने क्या करेगा, सारे वोट्स जो आए हैं उनको अनब्लॉक करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और फाइनली डिसीजन डिक्लेयर किया जाएगा वेदर द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और इट हैज नॉट बीन पास्ड। देखो ये पोस्टल बैलेट जो है 1956 एक्ट से चलता आ रहा है। 1956 एक्ट के वक्त इंटरनेट और ये सारी चीजों की फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। बट आज जब हमने 2013 का एक्ट बनाया है, क्या टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है एज कंपेयर टू 1956? अब इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें क्विक हो गई है, कम्युनिकेट करना काफी आसान हो गया और चिट्ठियों का जमाना गया। इसीलिए 110 में ही और एक चीज को ऐड किया गया है। 110 को 1956 एक्ट में से वैसा का वैसा लिया तो है बट एक फर्दर स्टेप ऐड कर दिया है। कहा है अगर आप चाहते हो ट्रेडिशनली मीटिंग कंडक्ट मत करो और ये बैलेट पेपर्स जो है आप लोगों को दीजिए और 30 दिनों के अंदर उनका रिप्लाई ले लीजिए। बट अगर आप ये नहीं चाहते हो, यू हैव वन मोर ऑप्शन, आप फिजिकल मीटिंग कीजिए और फिजिकल मीटिंग के साथ साथ आप मेंबर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी दीजिए। तो अगर मेंबर को वैसे भी फिजिकल मीटिंग में आना पॉसिबल नहीं है, अपने घर पे बैठे बैठे हिज प्लेस, हिज टाइम, हिज कन्वीनियंस, क्या वो ई वोटिंग के द्वारा अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है? इवेंचुअली जो लॉ मेकर का इंटेंशन था वो पूरा होना जरूरी है और लॉ मेकर का इंटेंशन था कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइफ में कभी तो भी ये डिसीजंस लिए जाते हैं और अगर ये डिसीजंस इतने रेयर है बट इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट रहे एंड दैट इज व्हाई पोस्टल बैलेट का सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड।
देखो 1956 एक्ट में ई वोटिंग तो नहीं था, और शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय वे ऑफ पोल के लिए फिजिकली मीटिंग में आना जरूरी था। अब आप बताओ, हजारों लाखों करोड़ों मेंबर्स में से अरे चंद गिने चुने लोग मीटिंग में आते थे रे, और उसमें से मेजॉरिटी लोग तो डायरेक्टर्स ही होते थे। ओके, आप सोचो करोड़ों मेंबर्स है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 15, 20, 30, 50 लोग, जिसमें से 8-10 तो डायरेक्टर्स ही है, और मेजॉरिटी स्टेक उनका है। और अगर पोल से वोटिंग हो रहा है, उन्होंने हाँ चाहा ना हाँ ही होने वाला है, और अगर उन्होंने ना चाहा ना तो ना ही होने वाला है। तो समझो सारा कंट्रोल हम ऐसे इन पे नहीं डाल सकते थे, एंड दैट इज व्हाई 1956 हैड द मेथड ऑफ पोस्टल बैलेट एज वोटिंग सिस्टम, जहां पे मेंबर अगर मीटिंग में आ नहीं सकता है, कम से कम घर पे बैठे बैठे अपना वोट तो एक्सरसाइज कर सकता है ना, और उसका जो ओपिनियन है कंपनी के लिए मायने रखता है। क्योंकि आप देखोगे, देखो हम देखने वाले हैं, ये कुछ रेजोल्यूशंस है, ये देखो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये सारे 9 रेजोल्यूशंस, ये 9 रेजोल्यूशंस कंपल्सरीली कैरी आउट होते हैं बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। बट आज जमाना बदल गया है, इसलिए लॉ मेकर ने कहा ठीक है फिजिकल मीटिंग करनी है ना कर लो, बट ये जो पोस्टल बैलेट के 9 रेजोल्यूशंस है ना, आप फिजिकल मीटिंग के साथ साथ ई वोटिंग का फैसिलिटी दो। अरे ई वोटिंग कितना आसान है रे, आज हम लोग कितने आसानी से कोई भी पोर्टल पे जा सकते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं और टिक कर सकते हैं, जो भी है फेवर या अगेंस्ट में। तो बहुत आसान है, हमारे जनरेशन के लिए तो ये चीजें काफी आसान है। हम लोग ऑनलाइन क्या कुछ नहीं करते, टिकट्स बुक करते हैं मूवी की, सिर्फ मूवी की नहीं, फ्लाइट की टिकट्स, होटल बुक करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन आउटसाइड इंडिया। लिटरली वी कैन डू एनी ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया। तो ये तो क्या ही बात है यार, हम लोग शॉपिंग करते हैं, सब कुछ लिटरली जो है, फंड्स भी ट्रांसफर हो जाता है ऑनलाइन ही, हाँ या ना। तब ऐसे केस में इतना तो हमारे मेंबर्स कर ही सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो, 5 मिनट बस निकालना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं। वो पोर्टल पे जाना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है, एक्सेस मिल जाता है पोर्टल का, और टिक करके आपका वोट जो है वो एक्सरसाइज हो जाता है। आप अगर देखोगे, वी विल डिस्कस राइट नाउ, ये जो ट्रांजैक्शन है जो पोस्टल बैलेट में बताए गए हैं वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली सीरियसनेस आ जाता है, और मेंबर भी फिर जो है ना, दो ही इज नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग फिजिकली, ही विल मेक इट श्योर दैट ही इज वोटिंग इट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या तो फिर अगर बैलेट पेपर घर पे आया है तो बैलेट पेपर पे बस रिप्लाई करके आपको लाल डिब्बे में तो डालना है, कोई भी डाल सकता है, आप आते जाते या घर वाले या स्टाफ, कोई भी आपको इसमें तो मदद कर ही सकता है। आप देखो ना रेजोल्यूशन क्या क्या है, अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, सी चेक इट आउट। जो पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी पर्पस को आप बदल रहे हो। डोंट यू थिंक यू नीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजॉरिटी पीपल व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन? एंड दैट इज व्हाई वी सेड फिजिकल मीटिंग हम कंडक्ट नहीं करेंगे भाई। फिजिकल मीटिंग में कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं आते हैं, बहुत कम लोग, गिने चुने लोग आते हैं, और उनके बेसिस पे हम इतना बड़ा ट्रांजिशन कंपनी में नहीं ला सकते। देखो ना, कंपनी का पर्पस ही चेंज हो रहा है, इतना बड़ा डिसीजन इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई पोस्टल बैलेट या तो ई वोटिंग। फिर देखो, वेरिएशन इन द राइट्स अटैच टू द क्लास ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर होल्डर्स, शेयर्स जब आपने इशू किए थे, उन शेयर्स को जो राइट्स है उसको आप चेंज कर रहे हो। जैसे कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, अब अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए तो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिसाइड होता है। वो डिविडेंड या इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, रिडेम्पशन की डेट को चेंज कर रहे हो, मतलब जो टर्म्स पे आपने ये शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए थे वो टर्म्स ही आप चेंज कर रहे हो। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग थिंग? मतलब जब पब्लिक से पैसा लिया, आपने बताया 12% इंटरेस्ट, 5 साल में रिडेम्पशन हो जाएगा, और अब आप कह रहे हो 12% नहीं 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल नहीं 10 साल बाद आपके डिवेंचर्स रिडीम हो गए। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग थिंग? एंड दैट इज वाई वी सेड ये जो रेजोल्यूशन है ये पास होगा ईदर बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट और देयर इज अनदर ऑप्शन फिजिकल मीटिंग विद ई वोटिंग फैसिलिटी। ठीक है, फिर देखो बायबैक ऑफ शेयर्स। जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए उसी को कंपनी बायबैक कर रही है।
आर्टिकल्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी जिस बेसिस पे इंटरनल प्रोसीडिंग्स को मैनेज कर रही है उसी को चेंज कर रही है। फिर उसके साथ साथ इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, एक डीवीआर इशू करना, ऐसा भी कुछ होगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके बारे में ये बात की गई है। ठीक है, इसका भी रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड ऑफिस? अच्छा, मीटिंग्स वहां पे होती है, डॉक्यूमेंट्स वहां पे रखे जाते हैं, कम्युनिकेट अगर आपको करना है एज द आरओसी, गवर्नमेंट, मेंबर, क्रेडिटर, यू सेंड नोटिस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। प्लस और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने मिस कर दी है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहीं पे आप केसेस फाइल करते हो। So basically your company falls under the jurisdiction of which tribunal is decided by the company's registered office. Okay, and that is why the registered office is really very important. उसी को आप change कर रहे हो। ठीक है, फिर आप loans दे रहे हो या guarantee दे रहे हो, that to in excess of the limits that has been prescribed. तो in excess मतलब कंपनी ज्यादा रिस्की हो रही है। ओके, तो इसीलिए हमने कहा है यहां पे भी रेजोल्यूशन जो होगा वो पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। यू आर सेलिंग द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। एक ही मिनट, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। एक कंपनी के बारे में आप जानते हो आईटीसी। अब आईटीसी बहुत सारे काम करती है, बिस्किट बनाती, आटा बनाती, शैम्पू बनाती, सुट्टा बनाती है। बराबर, ये बराबर बताया आपका, ये किसी ने नहीं बोला, आपने बराबर बोल दिया। तो आईटीसी बहुत सारे काम करती है, बट लेट मी टेल यू 90% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम सुट्टा। बाकी साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, आटा, बिस्किट सब ठीक है, वो सब मिला के 10% है। एक ही धंधा है जो वो करती है, जो 90% रेवेन्यू बनाता है। आप सोचो, अब आईटीसी अगर सोच रही है कि मैं अपना सुट्टा का ब्रांच बेच दूं, दिखने के लिए कंपनी करती होगी 50 चीजें, 50 चीजें कंपनी करती है। ओके, चिप्स भी बेचती है ना। तो अब ऐसे केस में 50 चीजों में से वो एक ही चीज और एक ही यूनिट को बेच रही है, बट वो एक यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 90% रेवेन्यू। डोंट यू थिंक फाइनेंशियली दिस इज अ बिग डिसीजन दैट इज हैपनिंग इन द कंपनीज लाइफ? अरे हाँ है ना। तो इसीलिए हमने कहा ये डिसीजन के लिए भी आप डिसीजन लोगे बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट, बिकॉज हियर द कंपनी इज सेलिंग सब्सटेंशियली होल ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। वही यूनिट उसकी जान है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90% से अफेक्ट होगा अगर इस यूनिट को बेचा जाएगा। तो ये कंपनी के लिए बड़ी चीज है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बड़ी चीज है, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा उसी से आता है। एंड दैट इज वाई दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। फिर देखो, इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऐसे करके 9 चीजें हैं। ये 9 डिसीजंस जो है इनका वोटिंग कैसे होगा? बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। देखो, डीवीआर को इशू करना, डीवीआर को इशू करना, शेयर्स का बायबैक करना, डीवीआर का इशू करना, शेयर्स का बायबैक करना, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स की राइट को वेरिएट करना, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर अपॉइंट करना, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग, एंड लास्टली इज गिविंग लोन और गारंटीज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, अभी याद ना भी रहा ना तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज हम जब जैसे जैसे सेक्शंस करते जाएंगे, ओके, जैसे कि हम लोग डीवीआर का सेक्शन करेंगे, सेक्शन 42 और 43 अलॉन्ग विद इट्स रूल्स।
ठीक है, इज रिलेटिंग टू डीवीआरस, ओके, इशूइंग ऑफ शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो जब आप डीवीआर का सेक्शन और उसके रूल्स पढ़ोगे ना, हम कहेंगे डीवीआर अगर कंपनी को इशू करना है, उसको लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तब हम वापस से 110 का रेफरेंस देंगे और आपको कहेंगे ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तो अभी अगर आपको ये 9 चीजें याद ना भी है ना तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे जैसे हम इंडिविजुअली सेक्शंस करते जाएंगे, हम बायबैक का सेक्शन देखेंगे। जब हम बायबैक का सेक्शन देखेंगे, आप देखोगे बायबैक के लिए एसआर लगता है, हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, तब फिर मैं आपको कहूंगी ये एसआर ना कैसे पास होगा, बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। फिर हमारा वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट है, सारे सेक्शंस, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स है, सारे सेक्शंस आपको कवर्ड है एक्सेप्ट फॉर 3। 9 में से सिर्फ 3 ही सेक्शंस है जो इंटर का सिलेबस नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर को अपॉइंट करना, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग एंड गिविंग लोन और गारंटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट बाकी के सारे 6 आपके सिलेबस का पार्ट है। और जैसे ये सेक्शन से आप रूबरू हो गए ना, हम वहां पे नोटिंग करने वाले हैं कि ये रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तो ऑटोमेटिकली जब आप क्रॉस रेफरेंस से सेक्शंस को लर्न करोगे ना, आपको चीजें याद हो जाएगी। आज सिर्फ हल्की सी झलक मिली है कि ये 9 चीजें हैं भाई एक्ट में, जो कहती है रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, पोस्टल बैलेट से। बट जब हम इंडिविजुअली वो सेक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, तब हम इस सेक्शन को उससे लिंक करेंगे और तब हम नोट करेंगे कि ये रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तो आज अगर सारी चीजें लर्न ना भी होती है तो भी चलता है, ज्यादा लोड मत लो, आपको बाद में कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। बट लिखने के लिए आप क्या करो ना, आज इसका फोटो ले लो, ये सारी 9 चीजों का, देखो 110, और आप लिख के आना। बाद में जैसे जैसे हम करेंगे, हम टिक 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 करते जाएंगे। ले रहे हो फोटो आप लोग? साउंड रिजॉल्व नहीं हुआ है और वर्चुअल बच्चे भी बोल रहे हैं माइक की आवाज आ रही है। हेमंत, देखो नहीं समझ रहा है तो प्रसाद को या किसी को कॉल करना यार। ये लिख के आ जाएगा, ओके। एंड वर्चुअल किड्स, सुनो ना, मेरे को आपको एक इंस्ट्रक्शन देना है। कल से हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होने वाले हैं, दे विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन द एप्लीकेशन। तो अगर कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है या आपको लग रहा है कि आप लेक्चर देख नहीं पा रहे हो एप्लीकेशन पे, प्लीज कनेक्ट विद द टेक्निकल टीम। ऑफिस टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो आपको जब भी टाइम मिले आप प्लीज टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर लेना एंड मेक इट श्योर कि आपका लेक्चर एप्लीकेशन पे चल रहा है। आज भी लेक्चर ऐप पे चल रहा है, कुछ बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, जिनको ऐप पे लॉगिन करते नहीं आ रहा है, मेक इट श्योर आप टीम से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तो आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, दोनों जगह साइमल्टेनियसली चल रहा है। बट कल से वी आर शिफ्टिंग टोटली ऑन द एप्लीकेशन, सो मेक इट श्योर यू आर रिमूविंग ऑल द टेक्निकल इश्यूज, ओके। चलो ठीक है, आ जाइए अगले सेक्शन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वोटिंग राइट्स। ठीक है, कोई भी मेंबर को 2 ही केस में वोट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। 2 ही केस है, पूरी एक्ट 2 ही ग्राउंड्स अलाउ करती है, और वो भी ये ग्राउंड तभी अलाउड रहेगा अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा हो तो। अगर आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं ना, तो आप भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्या है ये ग्राउंड्स? सुनो मेरी बात। फर्स्ट इज इफ देयर आर कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कुछ अमाउंट ड्यू है। से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर्स पे कॉल किया है और आपने कॉल अमाउंट दिया ही नहीं है, क्या आपने आपकी जिम्मेदारी पूरी की है? अब अगर आप आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, क्या आपको आपके हक मिलने चाहिए? नहीं। इसलिए लॉ मेकर ने कहा है
कॉल्स इन एरियर्स अगर है तो कंपनी अपने मेंबर को वोट करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना. एंड दैट मेंबर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. अगर उसने वोट कर भी लिया ना, उसका वोट इनवैलिड माना जाएगा, उसका वोट कंसिडर नहीं किया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर देयर इज कॉल्स इन एरियर्स. व्हाट इज इट? कम ऑन टेल मी गाइस. कॉल्स इन एरियर्स. Second ground on which a member can be restricted from voting, and that is whenever the company has exercised lien on the shares. Lien का मतलब आपको समझता है? LIEN, lien. Lien आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा. अनपेड सेलर. हाँ, ऑडिट में भी लीन आपने पढ़ा है. लीन, अरे लीन बहुत जनरल टर्म है रे. It's not a legal term. It's a very general term, lien. Virtual kids, what about you all? Come on, guys. Lien, come on, हिंदी में, मराठी में कुछ भी आप बोल सकते हो. Okay, ठीक है. हाँ, it's a right. What is the right of lien? Agreed, it's a right. But what is the right of lien? यस, वेरी गुड. आप क्या कर रहे हो? आप किसी और की एसेट अपने पास रख रहे हो. क्यों रख रहे हो? क्योंकि दैट पर्सन हैज टू पे यू समथिंग विच ही इज नॉट. तो आप कहते हो जब तक आप ये पेमेंट नहीं करते हो ना, मैं भी आपको आपकी एसेट नहीं देता. दैट्स द राइट ऑफ लीन. एक सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आपकी घड़ी खराब हो गई, आपने घड़ी रिपेयर की दुकान में दी. अब वो अंकल ने पूरी रिपेयर कर ली, अपना स्किल्स लगाया, अपना कुछ मटेरियल यूज किया घड़ी रिपेयर करने के लिए. अब आप घड़ी कलेक्ट करने जाते हो. अंकल कहते हैं ये घड़ी रिपेयर करने का 500 रुपये लग गया आपको. आप कहते हो नहीं देता अंकल मैं 500 रुपये, जो करना है कर लो. अंकल भी कहेगा ठीक है, मैं भी नहीं देता आपको आपकी घड़ी. सो व्हाट इज अंकल डूइंग? अंकल इज एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन. वो कह रहे जब तक तुम तुम्हारे ड्यूज हमें नहीं देते, हम भी आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं देते. तो कभी कभार कंपनी ना लीन एक्सरसाइज करती है कोई मेंबर्स के शेयर्स के ऊपर. ओके, तो जब तक लीन एक्सरसाइज हुआ है तब तक उस मेंबर को वोटिंग का भी राइट एंटाइटल्ड नहीं है. उसको वोटिंग का भी राइट एंटाइटल्ड नहीं है. देखो कभी कभार ना कॉल अमाउंट जब ड्यू होता है ना, आप कॉल अमाउंट दे तो देते हो बट कॉल के अमाउंट का इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है, बिकॉज द कंपनी समटाइम्स चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एरियर्स. पता है आपको ये बात? नहीं पता है? जैसे कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है ना, कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज भी करती है. अगर आर्टिकल्स में लिखा हो तो, नहीं तो फिर नहीं चार्ज करेगी. तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट दैट द मेंबर हैज टू पे टू द कंपनी. और अगर मेंबर नहीं दे रहा है, कंपनी क्या कर लेगी? लीन एक्सरसाइज कर लेगी. क्या कर लेगी? लीन एक्सरसाइज कर लेगी. तब भी यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. इन शॉर्ट, आप आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो ना, हम भी आपको आपका राइट टू वोट नहीं देते. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आप भी अच्छे रहो, हम भी अच्छे रहेंगे. आप बिगड़ जाओगे, हम भी बिगड़ जाएंगे. आप जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो, हम भी आपको आपका अधिकार नहीं देंगे. गॉट इट और नो? दो ही ग्राउंड्स है जिस पे मेंबर को वोट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. कौन से दो ग्राउंड्स है बोलो? कॉल्स इन एरियर्स और व्हेन द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड द राइट ऑफ लीन. बट ये दोनों भी ग्राउंड क्या आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड होना जरूरी है? इफ योर आर्टिकल्स आर साइलेंट, आप मेंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. और मेरे को और एक चीज ऐड करनी है इसमें, इनके अलावा कोई भी तीसरे ग्राउंड पे भी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. एक्ट हैज ओनली अलाउड 2 ग्राउंड्स. एक्ट हैज ओनली अलाउड 2 ग्राउंड्स. जैसे मैं आपको बताना चाहती हूं, एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ऐसा पूछा था. कंपनी ने आर्टिकल्स में लिखा जो मेंबर्स कंपनी के शेयर्स 3 महीने होल्ड कर रहे हैं उन्हीं को हम वोटिंग के लिए अलाउ करें. क्या ये ग्राउंड वैलिड है? नहीं. सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी के शेयर्स 1 महीने पहले ही लिए थे, बट अगर मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है
and I am a member, I got the notice of the meeting, will I also be entitled to attend the meeting and vote in the meeting? Yes. ये ग्राउंड जो लिखा है कि मेरे को कंपनी के शेयर्स कम से कम 3 महीनों के लिए होल्ड करने पड़ेंगे, ये ग्राउंड वैलिड ग्राउंड नहीं है. ये ग्राउंड वैलिड ग्राउंड, and the company cannot restrict me from voting. In short, I will be entitled to vote. I will be entitled to vote. कौन से 2 ग्राउंड है बताओ तो? Calls in arrears and company has exercised the right of lien. तीसरे ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. और ये 2 ग्राउंड भी क्या आर्टिकल्स में लिखे होना जरूरी है? आर्टिकल्स अगर साइलेंट है, भले ही मेरे कॉल्स एंड एरियर्स है, तो भी आई विल बी एंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है, थोड़ा लिखते क्या आपके 3rd सी के उधर आप लोग. ये आपने नोटबुक में क्या क्या लिखा है 3rd सी में प्रॉपरली कंडक्टेड में? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है, और 3 लिखे हैं क्या वोटिंग के टाइप्स? 4 कैसे लिखे? नहीं, बट आपने सैटरडे संडे के लिए क्या लिखा था? आपने लिखा है शो ऑफ हैंड्स, पोल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना. अब थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिए फॉर पोस्टल बैलेट. लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोगों ने? नहीं लिखा है ना तुमने? आप तो आए ही नहीं थे ना. अच्छा, आपका फर्स्ट डे. आपने लिखा है, आपने लिखा है. आप लोगों का भी फर्स्ट डे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, इन लोगों ने क्या क्या किया है ना, एक बार आप नोट कर लेना, क्योंकि हमने क्या किया है ना, एक पूरा पापा चार्ट बनाया है, अ मास्टर चार्ट ऑफ मीटिंग्स, जहां पे हमने क्या किया, बहुत सारे सेक्शंस को कवर किया एट वन ग्लांस. तो एक नजर में आपके बहुत सारे ऑलमोस्ट 12-14 सेक्शंस कवर हो जाते एक ही झलक में. और वो भी ऐसा नहीं है कि रैंडम सेक्शंस मैंने डाले हैं, सारे सेक्शंस जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, उसको मैंने साथ में कंबाइन करके ये चार्ट बनवाया है. ठीक है, इन दोनों लड़कों ने शायद से सब कुछ किया है. सिर्फ क्या लड़कियां यार, थोड़ी तो शर्म करो यार, ऐसे मत करो तुम. ये दोनों लड़कों ने किया है, तो आप लोग जो जिनका आज फर्स्ट डे है ना, उनसे सिर्फ एक बार समझ के ले लेना. और वो 2-4 लेक्चर्स जो है ना, आज मेरा 5th डे है, 4 लेक्चर्स मेरे हुए हैं, वो आप लोग देख लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा. तो ऐसे ही फ्लो में हम लोग कुछ कुछ बंचेस ऑफ सेक्शन साथ में करेंगे, तो उससे ना याद अच्छे से रह जाता है. और ये तो फास्ट ट्रैक बैच है, तो फिर मैं सिखाऊंगी, बट राइटिंग पार्ट आप लोगों को करना पड़ेगा. अब 5वें दिन अभी आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर 30वें या 35th डे पे, लास्ट दिन पे, तो क्या हालत हो जाएगी बेटा. ऐसे मत करो, ठीक है? अच्छे बच्चों ना, क्लियर होना है ना, करो फिर. ठीक है, तो आप इनसे सिर्फ समझ लेना, तो यू ऑल विल बी ऑन द सेम पेज. और थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करो, ताकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुट्ठी में रखना इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं, मिनिमम, एक ही चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड विथ इट फर्स्ट. तो हम लोग हमारे मिनिमम मार्क्स तो सिक्योर कर ले वेटेज के हिसाब से. बाकी चैप्टर्स होते रहेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत लेंदी है, बट वेटेज कम है ना. तो अभी हम लोग ABC एनालिसिस करने वाले हैं, और फर्स्ट 10 to 12 डेज में हम मेजॉरिटी चंक कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बेयर मिनिमम पासिंग ला दे. तो वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा. पहले 40 रहेगा, फिर 60 रहेगा, फिर 80, और फिर वो लास्ट 20 रहेगा. तो उस हिसाब से हम लोग फ्लो में जाएंगे. नहीं तो फिर हम लोग वो सब कुछ कर लेंगे जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेटेज वाइज हम लोग मार्क्स सिक्योर नहीं करेंगे, तो फिर सेंस नहीं बनता है. इसलिए फिर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करेंगे, फिर B कैटेगरी, एंड लास्टली फॉलोड बाय द C कैटेगरी. तो वैसे ही क्लास का भी फ्लो बना रहेगा. ठीक है, हाँ. तो आप लोग क्या करो, अभी आपने ये जो वोटिंग के 4 टाइप्स दिए हैं ना, उसके ही नीचे आप ऐसा कुछ बना सकते हो, बताती हूं मैं आपको. और वहां पे आप लिख सकते हो रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग. मैं बताती हूं आपको, रुक जा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका तीसरा C है, जहां पे आपने लिखा है द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड. बराबर ना.
लिखा है यहाँ पे प्रॉपरली कंडक्टेड. वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? क्या आप लोग ठीक से लिख रहे हो? प्लीज डोंट चीट योरसेल्व्स. फिर उसमें से आपने पहला इसमें रेजोल्यूशन लिखा होगा, बराबर ना? और रेजोल्यूशन कैसे? दो बच्चे हो गए, पहला होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन. अब दूसरा जो पार्ट है ना, दैट इज वोटिंग, जिसके ऐसे 4 बच्चे हैं. दिस इज अ डबल शीट ऑफ पेपर. ठीक है. वोटिंग में फिर आपने लिखा होगा शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स के बाद ई वोटिंग है, ई वोटिंग के बाद वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल है, और आज का है पोस्टल बैलेट. क्योंकि ये सेक्शन 107 है, ये सेक्शन 108 है, ये सेक्शन 109 है, और ये सेक्शन 110 है. तो ये पोस्टल बैलेट के आप कुछ लाइंस छोड़ दोगे, 9 से 10 पॉइंट्स आप छोड़ दोगे, और फिर आप एंड में ना, एंड में यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये वोटिंग को ही आप एरो करोगे और यहां पे आप लिख सकते हो रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग. सेक्शन 106 है वो. लिखूं क्या मैं? आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ? रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, सेक्शन 106. तो आप देख रहे हो ये पांचों भी सेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है. 106, 7, 8, 9, 10 पांचों भी सेक्शन वोटिंग से रिलेटेड ही है. 106 वोटिंग के लिए आपको कब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, 108 ई वोटिंग, 109 वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल, और आज हमने किया 110 जो था पोस्टल बैलेट. जो आज नए आए, आई एम नॉट क्वाइट श्योर आपने कितना पकड़ा है कितना नहीं, बट कोशिश कीजिए अभी मैच करने के लिए. तो देखो, अब आप रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग 106 लिख दिया आपने. अब मैं डिक्टेट करती हूं, आप लिखना चालू करो. यहां पे आप लिख सकते हो. आई एम नॉट राइटिंग डाउन, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग. आप लोग लिखो. अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग, अ मेंबर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वोटिंग, a member can be restricted from voting only on 2 grounds. ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स. फिर फर्स्ट ग्राउंड लिखो. फर्स्ट ग्राउंड लिखो तो क्या है? कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स. और सेकेंड लिखिए, कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड राइट ऑफ, लीन का स्पेलिंग है LIEN. और क्लैरिटी के लिए आप लिख सकते हो नीचे नोट लिखो, द अबव रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी स्पेसिफाइड. द अबव रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी specified in the articles. हाँ ठीक है, in the articles of association. The above restrictions have to be specified in the articles of association. और एक नोट करो आप, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 या 3 मार्क का सवाल कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछ लेती है.
कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स. कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स. The company is not allowed to restrict the members for voting on any ground other than the two specified above. Other than the two specified above. Other than the two specified above. अब ये पूरे ब्लॉक में हमारा बस मिनट्स ही बचा हुआ है, मिनट्स और उसका इंस्पेक्शन 118 और 119 वो हम कल करेंगे. और कल हम लोग एजीएम और ईजीएम के टाइम लिमिट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आज सिर्फ मैं क्या करना चाहती हूँ, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहती हूँ. जितना हमने अभी तक किया है ना, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछती है, क्या आपको ये जानना है? क्योंकि देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपको मार्क्स थोड़े ना मिलने वाले हैं. थ्योरी समझ लिया, लर्न भी कर लिया, आप लोगों ने लिख भी लिया, बट ये भी तो जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है ना कि इंस्टीट्यूट यही सेक्शंस के ऊपर सवाल कैसे पूछती है. तो 5 मिनट नए सेक्शंस को ना देते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछती है. चैप्टर नंबर 7. ये देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये देखो, चेक इट आउट. ये चैप्टर 7 का आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देख लो. मैंने आपको डे 1 में बताया था ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. और अगर आप देखोगे, कम से कम एक सवाल तो इंस्टीट्यूट ने हर एग्जामिनेशन में पूछा है. कुछ अटेम्प्ट में तो इंस्टीट्यूट ने 15, 7, 9, 8, 16, 14, 19 मार्क के सवाल भी जो है इस चैप्टर में से पूछे हुए हैं. तो आप सोच लो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है. और प्लस आपके क्वेश्चन बैंक में देखो, मैंने आपको कहा था फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा रिवीजन कम है एज कंपेयर टू द रेगुलर बैच. रेगुलर बैच इज अप्रोक्सीमेटली 160 आवर्स. हमारी फास्ट ट्रैक बैच जो है इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 आवर्स. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ है. ठीक है, तो अब रिवीजन अगर फास्ट ट्रैक में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बट आपकी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्यूआर कोड्स है. आपको मिली है क्वेश्चन बैंक. आपको क्या करना है, बस ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है एंड यू विल बी रूटेड टुवर्ड्स द रिवीजन लेक्चर, डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. तो मल्टीपल बार आप ये रिवीजन लेक्चर को सुनो और देखो, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको याद रह जाएगी. राइटिंग तो आप हर रोज कर ही रहे हो जितने सेक्शंस में पढ़ा रहे हो, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और राइटिंग क्लास के साथ ही हो रहा है. और रिवीजन जो हम पीछे पढ़ रहे हैं वो आप ये क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो. तो एवरी संडे टू संडे यू कैन डू दैट. तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी राइटिंग मंडे टू सैटरडे हो जाएगा और संडे टू संडे जस्ट डू द रिवीजन पार्ट. 2 बार देख लो आप लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके लिए जितना आप देखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस कि इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछती है रिलेटिंग टू दीज सेक्शंस दैट वी हैव कंप्लीटेड. ये देखो, अभी हमने जस्ट किया 106 के ऊपर. देखो कैसे सवाल पूछती है. एक्स अ मेंबर ऑफ LKM लिमिटेड इज होल्डिंग 250 शेयर्स विच आर पार्टली पेड अप शेयर्स. ठीक है, द कंपनी हेल्ड इट्स जनरल मीटिंग where voting was denied to X. डिनाई करना मतलब कंपनी ने X को वोट करने से रोका है, मना किया है. डिनाई करना मतलब मना किया है. क्यों मना किया है? Claiming that he has not paid the calls on the shares held by him. मतलब क्या कंपनी ने शेयर्स पे कॉल किया था और क्या उसने पे किया है? मतलब इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट कह रही है देयर इज कॉल्स इन एरियर्स. ये आपको क्लिक होना चाहिए रीड करके, बराबर.
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज डिनायल टू एक्स। तो इंस्टीट्यूट आपको पूछ रहा है, कंपनी ने ये जो मना किया है ना एक्स को, आप बताओ कि ये वैलिड डिसीजन है कि ये वैलिड डिसीजन नहीं है। अज्यूमिंग दैट कैसा ट्विस्ट लाया है देखो, अज्यूमिंग दैट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ सच मेंबर्स। देखा कैसा रिवर्स ट्विस्ट लाया इंस्टीट्यूट ने। यहां तक जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा एक्स को हमें डिनाई करना चाहिए। 106 चीख चीख के चिल्ला रहा है, कॉल्स एंड एरियर्स, मना करो मना करो मना करो, बट हमने नोट लिखा है। देखो मैंने आपको कहा ना वो नोट लिखो, वो नोट में आपने क्या लिखा है बताओ। ये 2 ग्राउंड्स पे मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करना कब किया जाएगा? जब आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड हो। यहां पे क्या आर्टिकल्स में ये चीज स्पेसिफाई की है? और अगर आर्टिकल्स में ये चीज स्पेसिफाई नहीं की है तब एक्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। मतलब एक्स इज एंटाइटल्ड टू वोट। इन शॉर्ट कंपनी का डिसीजन वैलिड नहीं है, इट्स नॉट वैलिड। समझ लगा कैसा ट्विस्ट आया? फिर आप लोग लिख के आते हो जनरल रूल और फिर आपको रॉन्ग मिलता है आंसर और आप कहते हो इंस्टीट्यूट बहुत गलत करता है, बहुत ही नाइंसाफी है, मैंने सब कुछ लिखा। मैम सेक्शन नंबर भी लिखा 106, ये भी लिखा कॉल्स इन एरियाज है, वोट करना रिस्ट्रिक्टेड है। देखो देखो फिर भी इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग दिया, 4 में से 1 ही नंबर दिया। भाई साहब इंस्टीट्यूट ने जो ली ना आपको खुद समझेगा नहीं। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ऐसे हल्का सा डोज वो भी एंड में दिया क्योंकि बच्चा क्या करता है एक्साइटमेंट में लिखना चालू कर देता है। तो रियल ट्विस्ट इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में नहीं दिया है, रियल ट्विस्ट आखिरी में दिया है क्योंकि आखिरी तक बच्चा पूरा क्वेश्चन पेशेंटली रीड ही नहीं करता है। यहां पे इंस्टीट्यूट ने दिया है assuming that the articles of the company do not restrict the voting right of such members। तो पहले आप लिखोगे, सब कुछ लिखोगे आप, 106 ये सारी चीजें कहता है और मेंबर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बट 2 ही ग्राउंड पे, कॉल्स इन एरियर्स एंड कंपनी हैज एक्सरसाइज लीन। बट ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो तभी एप्लीकेबल हो सकता है अगर आर्टिकल्स में उस बारे में स्पेसिफाई किया है। इस कंपनी के आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसीलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन एक्स के ऊपर लागू नहीं हो सकता है और कंपनी ये जो एक्स को डिनाई कर रही है वो डिनायल वैलिड नहीं है। गॉट इट? सब कुछ लिखोगे, वो भी हैंडराइटिंग अच्छी, सेक्शन नंबर लिखा है, राइटिंग अच्छी, इंग्लिश अच्छी, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो स्पेलिंग मिस्टेक, तब ये 4 नंबर में आपको 3.5 नंबर मिलेंगे। अब रिवर्स सोच लो, राइटिंग भाई याद अब सुधर नहीं सकती, उम्र हो गई। इंग्लिश ठीक ठीक है, स्पेलिंग्स हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं। और सेक्शन भी अगर गलत लिख दिया तो क्या ही मार्क्स मिलेंगे। सो बी वेरी केयरफुल, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये देखो, ये और एक है कोरम वाला, कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, मई 2020 में, नवंबर 19 में, ICIQ मॉड्यूल में भी है। लेट्स चेक इट आउट, अगर ये आंसर आप दे सकते हो। बस आखिरी वाला क्वेश्चन। हाँ, KMN लिमिटेड शेड्यूल्ड इट्स AGM टू बी हेल्ड ऑन 11th मार्च एट 11 AM। मीटिंग कब है? 11th मार्च को कितने बजे? 11 AM। द कंपनी हैज 9। अच्छा पहली बात तो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? हाँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरम प्राइवेट और पब्लिक का अलग अलग है। इट्स अ व्हाट कंपनी? पब्लिक कंपनी। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 900। यस, कोरम कितना रहेगा? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, क्योंकि वो अप टू 1000 वाले स्लैब में आता है। 5, 15, 30 ना, तो अप टू 1000 इज 5। यहां पे तो 900 है, अप टू 1000 में आएगा ना, तो कोरम क्या रहेगा? 5। वेरी गुड। ऑन 11th मार्च following persons were present by 11:30 because we checked the quorum within the first half an hour, इसलिए 11:30 का टाइमिंग दिया है। अब आप बताओ, P1, P2, P3 आर शेयर होल्डर, क्या उनको कोरम के लिए काउंट किया जाएगा? हाँ या ना? यस। और कितना? P1, P2, P3, मतलब क्या 3 लोगों की तरह काउंट किया जाएगा? P4 इज रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड, क्या उसको काउंट किया जाएगा? यस, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। P5 इज रिप्रेजेंटिंग DEF, क्या उसको काउंट किया जाएगा? तो और एक बंदा प्रेजेंट है। P6 एंड P7
आर proxies of the shareholder, are they counted for quorum purpose? So यहां पर 0 लिख रही हूं मैं, ठीक है. Examine with reference to the provisions of the Companies Act whether the quorum is present. अच्छा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर 900 लोग हैं, quorum कितना रिक्वायर्ड है? 5 members should be personally present. This is according to the act. और मिले कितने हैं? 3 + 1 + 1 कितना? 5. 5 चाहिए, 5 मिले हैं, तो क्या quorum present है? हम कह देंगे quorum present है. बराबर ना? What will your answer be if P4, अच्छा ये P4 reached in the meeting after 11:30, मतलब 11:30 तक तो कितने लोग प्रेजेंट है? 4 ही थे. क्या कोरम प्रेजेंट है? तो अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, मीटिंग का क्या स्टेटस होता है? द मीटिंग विल बी adjourned फॉर वांट ऑफ कोरम. तो अगर 11:30 तक 4 ही लोग थे, चाहिए 5, बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कोरम द मीटिंग विल बी adjourned. हाँ, वही इट्स कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स यहां पे तो. एंड इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम डिस्कस द प्रोविजंस एज एप्लीकेबल फॉर एन adjourned मीटिंग इन टर्म्स ऑफ डेट एंड प्लेस. सो मीटिंग इज adjourned टू अ डे डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स. बट अगर डायरेक्टर्स कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं तो मीटिंग कब adjourn होती है? सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. और एक सवाल पूछा है, देखो 6 मार्क का सवाल है ये. What happens if quorum is not there even in the adjourned meeting? Very good. The members present, क्या बात है, so proud of you, will be considered as quorum. बराबर. इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है, 103 और 105 प्रॉक्सी कोरम, और 112 113 रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया गया है. 3-4 सेक्शन का कॉम्बिनेशन है जो ये क्वेश्चन बनता है. कम से कम 5 मार्क का ये सवाल है, 6 मार्क का भी हो सकता है. इसमें सिर्फ मेरे को एक चीज डिस्कस करनी है. मेरे को क्लिक हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पस. वो आप लिख लो ना कोरम वाले पॉइंट में आपके नोटबुक्स में, क्योंकि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, दे आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पस. सेकेंड वाले सी में जहां पे आपने लिखा है ना, सेकेंड वाले सी में, हाँ कॉन्स्टिट्यूटेड में आपने कोरम लिखा है. कोरम में कहीं तो भी जगह बना लो, जगह भी सीख लो जगह बनाना. सिर्फ वहां पे एक पॉइंट लिख लो ना. क्या लिखोगे आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पस. नहीं, फिर वो जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तब वो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे, फिर वो काउंट हो गए. राइट नाउ दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस shareholders can only vote if it is a class of preference shareholders की meeting, not in AGMs. Okay? And debenture holders are never entitled to vote because they are the creditors. You cannot in fact issue debentures carrying voting rights. ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर. तो इसमें इंस्टीट्यूट अगर चाहे ना और एक पॉइंट ऐड कर सकती है, 5th पॉइंट. ये जो है ना, ये 1 2 3 4, इसमें एक 5th पॉइंट ऐड कर सकती है. P8 and P9 आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, but even they will not be counted for quorum purpose. बराबर ना? Got it? आ रहा है क्या जवाब? ये 3 बच्चे तो जिन्होंने अटेंड किए ये चारों लेक्चर शिद्दत से, आई कैन सी इन देयर आईज दैट दे आर एबल टू गिव द आंसर्स. आ रहा है कॉन्फिडेंस? कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. कर ली थी ना, वही सबसे मेन चीज है. फिर सैटरडे क्यों नहीं किया बेटा आपने? अभी मत करो ऐसा. एक भी दिन का बैकलॉग बहुत भारी होगा, बिकॉज यू ऑल डोंट हैव द टाइम. अंडरस्टैंड दैट. अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में होता तो ठीक है, मैं इतना लोड लेती भी नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी बैकलॉग कवर करने का कहाँ टाइम है. आपके ये लेक्चर्स होते होते ही टाइम हो जाएगा और एग्जामिनेशन ड्यू हो जाएगी. सेल्फ स्टडी को भी तो टाइम लगता है ना. सो डोंट लेट दैट हैपन. डोंट कीप एनी बैकलॉग. जितना मैंने पढ़ा है 3-4 सेक्शंस, उतना आपको कंपल्सरी घर पे जाके लिखना ही है. आपका पेपर ओरल नहीं है, इंटरव्यूज नहीं है कि जैसा अभी आप मुझे बोल रहे हो वैसे एग्जामिनर को बोलोगे. आपको लिखना है. वो गैप आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. आपका करियर है, आपकी जिम्मेदारी है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगे तो कौन लेगा? सो यू हैव टू डू इट बाय हुक और क्रुक. 1 घंटा कम सो चलेगा, बट ये करके सोना है. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल किड्स.